Aurora Balana and welcome back to my YouTube channel 5 Minute Economics where I teach economic concepts in a span of just 5 minutes. Well, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. अब कुछ लोग बोल रहे होंगे मैम ये टॉपिक तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, बट गाइज दिस टाइम आई एम बैक विद अ ट्विस्ट. एज यू कैन सी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था आई ओनली वॉज मेकिंग वीडियोज इन इंग्लिश, बट आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद आई स्विच टू मैनी हिंदी इंग्लिश वीडियोज़. बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सबसे फेवरेट है और मैंने इनिशियली बनाना स्टार्ट किए थे जो आज भी सिर्फ इंग्लिश पे ही है मेरे चैनल पे. तो आई एम कमिंग बैक विद अ मैराथन ऑफ वीडियोज़ आपके लिए, पर इस बार इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर में. सो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन, बैकग्राउंड, एवरीथिंग. और इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आप इस टॉपिक से 100% क्लियर हो गए. सो या वॉच आउट एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट forget to follow me on my Instagram handle also known as 5 Minute Economics. So guys चलो इंट्रोडक्शन पे आते हैं इस टॉपिक की. वेल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस किसने फॉर्मुलेट किया था? जॉन रॉबिन्सन ने किया था और भी कुछ इकोनॉमिस्ट थे, but mainly जॉन रॉबिन्सन इज क्रेडिटेड फॉर दिस लॉ. अब ये लॉ क्या कहता है? लेट मी जस्ट क्विकली रीड द डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है. एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि लेबर आर अप्लाइड टू अ गिवन यानी कि फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, मतलब हिला नहीं सकते आप. क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स फैक्टर यानी कि जैसे हम कह सकते हैं मशीन, द टोटल प्रोडक्ट विच इज टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट बट इवेंचुअली इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट. क्या कहते हैं कि अगर एक मशीन पे धीरे धीरे हम लेबर बढ़ाते रहते हैं, फिक्स्ड एक ही मशीन रहेगी, तो इनिशियली क्या होगा, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं बेटर मशीन को, ज़्यादा लेबर यूज़ हो रही है. बट इवेंचुअली जब वो टीपी है वो इंक्रीज होगा एट अ डिमिनिशिंग मैनर. आगे स्टे ट्यून, मैं आपको समझाऊंगी वीडियो में कैसे है. Well, this law is also known as law of returns to a factor. Don't get confused guys, law of returns to scale वो अलग law है, ये law of returns to a factor है और ये एक short run phenomena का law है. और अभी हम इसके बारे में और समझेंगे आगे बढ़ते हैं गाइज अजम्पशंस पे. वेल आप जानते हो हर थ्योरम में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं. वेल इसके अजम्पशंस ये है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हिल जाती है. सो हम अज्यूम करेंगे टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, सम इनपुट्स आर फिक्स, सम आर वेरिएबल. यानी कि मैंने जैसे कहा था कि हम मशीन एक ही रख सकते हैं पर लेबर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, राइट. तो कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम इनपुट्स को बढ़ा सकते हैं. टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम फैक्टर प्रोपोर्शंस चेंज कर सकते हैं, ओके, इन द लॉन्ग रन, या हम करना चाहे. लेट्स नॉट गो टू लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए ना चेंजेस हो सके एटलीस्ट. और लास्टली ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 10 लेबर हैं तो 5 लेबर बहुत ही पतले से हैं, एकदम काम करने लायक नहीं, और 5 बहुत ही अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है. 10 के 10 सारी लेबर इक्वली एफिशिएंट और होमोजेनियस होनी चाहिए, ये हमारी अजम्पशन है. So guys, सबसे important part of the video is the diagram, the relations between AP, MP, TP. ये आप समझ गए, so you know you've nailed it. तो लेट्स बिगिन विद द डायग्राम्स. अभी ये मत देखो, लेट अस सी कि ये डायग्राम है जहाँ पर MP, TP, AP है. अब TP कर्व ये है जो रेड में ऊपर है. इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना, बनाना, जूम कर लो, वट एवर गाइज, परफेक्टली बनाना चाहिए एंड ऑलवेज परफेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स में मैं आज भी एक्स एक्सेस, ओरिजिन, वाई एक्सेस सब लेबल करती हूँ जब बनाती हूँ, सो प्लीज़ डू दैट. उसके बाद ये जो रेड में है नीचे वाला कर्व ये MP है और ब्लू वाला है AP है. ये 3 कर्व्स है. अब हमारे पास 3 स्टेजेस है गाइस, स्टेज 1, 2, 3. हम देख रहे हैं कि स्टेज 1 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज द एंटायर स्टेज 1 बट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो इनिशियल पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है. इनिशियल पार्ट ऑफ स्टेज 1 में सब कुछ इंक्रीज कर रहा है. आप देख रहे हो ब्लू भी बढ़ रहा है, रेड भी बढ़ा है, यानी कि MP, AP बढ़ रहा है और यहाँ पर TP भी बढ़ रहा है. आफ्टर वी एम्प्लॉय L1 यूनिट्स ऑफ लेबर, जब हम इतने यूनिट्स डाल देंगे लेबर के, हम देखते हैं क्या होता है. M पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इस पॉइंट के बाद गाइज जो TP बढ़ तो रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ना बंद कर दिया, बट उसका डायरेक्शन चेंज होता है. पहले ऐसा था, अब ऐसा है. नाउ इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग मैनर. पहले इट वॉज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग मैनर. ये कर्व का शेप चेंज होती है एंड M इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. आप यहाँ देख रहे हो, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो MP कर्व है रेड वाला, ये हाईएस्ट पे पहुंच गया. इसका हाईएस्ट पॉइंट है इन्फ्लेक्शन के बाद, ओके. आफ्टर हम आगे देखते हैं L1 जैसे इंप्लॉय होता है, M तो इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग हो जाता है, MP तो गिरने ही लगता है, इट स्टार्ट्स फॉलिंग. वेयरएज AP अभी भी बढ़ा है, AP को कोई इतना चेंज नहीं हुआ, ठीक है. अब क्या होता है, हम धीरे धीरे स्टेज 2 में आते हैं. ये स्टेज 1 था. जैसे ही L2 यूनिट्स ऑल लेबर एम्प्लॉय करी, देन व्हाट हैपेंस गाइस, TP तो अभी भी बढ़ रहा है. अब हम स्टेज 2 में आ गए विच इज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर स्टेज.
इसमें हम क्या देखते हैं, AP और MP एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, एंड एट दिस पॉइंट विच इज A पॉइंट, यू कैन सी आई हैव रिटन दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा बोथ आर इक्वल टू ईच अदर क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर A पॉइंट हम देखते हैं AP भी फॉल करने लगता है, तो M के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, M के बाद MP गिरने लगता है, ऐसे याद रखना, और पॉइंट A के बाद AP गिरने लगता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जब हम L3 यूनिट्स ऑफ लेबर डालते हैं, अब जब हमने और डाला तो हम देखते हैं कि हम थर्ड स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि और लेबर डाल दी एक स्पेसिफिक मशीनरी पे। अब इतनी ज़्यादा डाल दिया कि हम नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर हो गए, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, अभी हम आगे देखेंगे वो सब चीज़ें। पर जैसे इतने सारे लोग हैं, लेबर और मशीन है छोटी सी, तो अब ओवर क्राउडिंग की वजह से हम नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर पे आ गए। इस पॉइंट पे हम देखते हैं जैसे L3 यूनिट्स एम्प्लॉय होते हैं, TP भी गिरने लगता है। अभी तक तो वो बढ़ रहा था, बट अब TP भी गिर रहा है, और AP तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी गिर रहा था और गिर रहा है, बट AP कभी भी एवरेज प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखना, बिकॉज वो एवरेज है गाइस, तो ये जीरो नहीं हो सकता। और MP तो हम देखते हैं अब नेगेटिव में आ जाता है, MP तो अब आफ्टर L3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयड MP बिलो दी एक्स एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव में आ जाता है। ओके, सो ये डायग्राम का बनाने आना चाहिए, इसके डायरेक्शंस आने चाहिए अच्छे से। अब हम रिलेशन समझते हैं MP और TP का। अब MP यानी कि ये वाला रेड और ऊपर वाला TP इनका। अब हम देखते हैं इनिशियली गाइस MP बढ़ रहा है एंड TP भी बढ़ रहा है, राइट, एकदम बिगनिंग में हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं MP स्टार्ट्स फॉलिंग राइट आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब TP अभी भी बढ़ रहा है, बट दिस टाइम एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये इन दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, MP हो जाता है जीरो। जब MP जीरो है ये पॉइंट पे L3 यूनिट्स एम्प्लॉय होते हैं, TP का ये हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, इससे ऊपर TP नहीं जा सकता है, और ये हमारा जीरो मतलब पे आ जाता है। MP इज जीरो, TP इज मैक्स, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। और जैसे ही MP नेगेटिव हुआ तो TP भी गिरने लगता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन MP एंड TP। अब हम आते हैं MP एंड AP पे, MP AP यानी कि ये दोनों वाले कर्व्स जो नीचे वाले कर्व्स है। इनिशियली हम देखते हैं MP बढ़ रहा है, AP भी बढ़ रहा है, राइट, और इस पॉइंट पे MP ग्रेटर है AP से। MP क्यों बढ़ा है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, रेड ऊपर है और ब्लू वाली लाइन नीचे है। बाद में हम नोटिस करते हैं MP AP एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, किस पॉइंट, एज आई जस्ट टोल्ड यू, A पॉइंट पे ये होता है, ये दोनों इक्वल है एट पॉइंट A। और बाद में फिर क्या होता है, MP स्टार्ट्स फॉलिंग, ये तो हमने देख ही लिया, MP गिरने लगता है पॉइंट M के बाद ही, और AP भी गिर रहा है पॉइंट A के बाद, तो दोनों ही गिर रहे हैं। बट इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं AP बड़ा है। AP क्यों बड़ा है गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो ना, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है। आई होप आप क्लियर हो, एक बार में नहीं समझ में आया, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो दोबारा देखो 3-4 टाइम्स देखोगे, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, एक बार आप समझ गए तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। सो गाइज, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसके कॉजेस सुनते हैं। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होती है, नंबर 1 फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। अब क्या होता है, एक मशीन यूज़ करनी ही पड़ती है, चाहे आपको उससे थोड़ा सा काम हो, जैसे जीरोक्स की मशीन है, चाहे 2 पेपर निकालने हो या 2000 पेपर निकालने, 2 पेपर के लिए भी आपको पूरा मशीन ऑन करनी पड़ती है, राइट। तो मशीन का फुल्ली यूटिलाइज कैसे हो जाएगी, अगर हम और उस पर लेबर डाल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दिस टाइप ऑफ मशीन, बट कोई मशीन जो अभी तक अंडर यूटिलाइज थी, अब और लेबर के आने से उसको फुल्ली यूटिलाइज हो गई। सेकेंडली डिविजन ऑफ लेबर, अब जैसे जैसे और लोग हम लेबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वैसे वैसे हमारे पास लेबर ज़्यादा है, हम डिवाइड कर सकते हैं, आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉजेस क्या, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। देखो एक प्रोपोर्शन होता है जिसमें लेबर और कैपिटल चलते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा कैपिटल और बहुत ज़्यादा लेबर हो जाए, एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब आपने कभी कभार इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया उस प्रोपोर्शन को, उसकी वजह से रिटर्न्स डिमिनिश होने वाली है, बढ़ने की जगह। इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब कुछ काम है गाइस जो मशीन ही कर सकती है और कुछ काम है जो लेबर ही कर सकती है, तो हिलाने से जो प्रोपोर्शन है हिल जाता है बुरी तरह से जब आप एक्स्ट्रा लेबर ऐड करते हो। कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ओवर क्राउडिंग। अब ओवर क्राउडिंग क्या है, अब आपने एक मशीन पे पहले तो 10 लोग थे, चलो उसके बाद 10 के बाद 20 हो गए तो बहुत अच्छा हुआ, 25 हो गए, अब आपने 30, 40, 50 लोग डाल दिए मशीन पे। अब बेचारे इस मशीन का क्या हाल होगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, सुना है ना, तो वही हाल होगा उस मशीन बेचारे का, मशीन तो यूज़ प्रॉपर्ली होगी नहीं, तो ओवर क्राउडिंग होने की वजह से नेगेटिव रिटर्न्स रहेंगे। और लास्टली मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स जो सुपरवाइजर है वो भी इतने सारे लेबर को मैनेज नहीं कर पाया जब एकदम से इतनी सारी लेबर हो गई, तो इसलिए नेगेटिव रिटर्न्स हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज गाइज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हर बेस्ट स्टेज बताओ किस में यूज़ कर प्रोडक्शन करी चाहिए, कोई भी स्मार्ट आदमी थर्ड में तो नहीं करेगा जब AP MP TP सब गिर रहा है, नेगेटिव है, कोई भी नहीं। पर आप शायद कंफ्यूज हो गए स्टेज 1 में करें या 2 में करें। अब आप
गलत हो अगर आप कहते हो कि 1 में करना है, क्योंकि 1 में सब कुछ ऐसे से आधा आधा छोड़ना है. इट्स लाइक वी हैव नॉट रीच द मैक्सिमम, टीपी ऊपर नहीं आया है, एमपी एपी सब कुछ मतलब ऐसे आधा अधूरा काम करके आपने छोड़ दिया. बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज सेकंड, विच इज दिस कॉल डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब चाहे वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, पर आप देख रहे हो कि हम उस स्टेज में ऊपर चढ़े और हम तब तक वर्क कर सकते हैं जब तक हमारा टीपी मैक्स ना पहुँचे. फर्स्ट स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्स पहुँचा ही नहीं था, तो हम सेकंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. ये आप ज़रूर याद रखो. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइज. आई होप कि इस वीडियो की वजह से आपको काफ़ी ये टॉपिक क्लियर हो गया है. अगर हो गया है मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, और नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो जल्दी बताओ. एंड फॉलो और सब्सक्राइब करना अगर भूले तो देख लेना गाइज. थैंक यू so much for watching this video and I'll see you in the next video pretty soon.